चलिए नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। सेकंड हेड होता है एक्चुअली में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फर्स्ट हेड हमारा लास्ट हेड सैलरी और सेकंड हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब एक्चुअली में हाउस प्रॉपर्टी इनकम हेड जो है, अब इसमें इनकम कौन सी आती है, पहले तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम में इनकम कौन सी आती है। सिर्फ एक ही इनकम आती है, वो है रेंटल इनकम। ठीक है, रेंटल इनकम कौन सी? रेंटल इनकम तो किसी से भी हो सकती है ना। अभी तक आपको जो पता है रेंटल इनकम जो है वो बिल्डिंग से भी आ सकती है, प्लांट से भी आ सकती है, मशीनरी वगैरह से भी आ सकती है, कोई लैंड वगैरह से भी आ सकती है ना। कोई आपने कोई फर्नीचर वगैरह किराए पे दिया, ठीक है सॉरी, कोई फर्नीचर वगैरह किराए पे दिया, वो सब कुछ किसी भी चीज़ पे आ सकती है। ठीक है, किसी भी चीज़ पे आ सकती है। तो हम पहले तो ये देखेंगे एक्चुअली में ये हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है वो बेसिस ऑफ चार्ज से शुरुआत करेंगे। ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज, इससे आपको पता लगेगा कि किस बेसिस पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम टैक्सेबल है। बेसिस ऑफ चार्ज का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 22। अब देखिए बेसिस ऑफ चार्ज इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जैसे आप लोगों को याद होगा हमने जो हमारा बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स था उसमें हमने पढ़ा बेसिस ऑफ चार्ज। हर चैप्टर का मैंने आपको बताया वहां पर टेबल के थ्रू वहां पे पढ़ा था कि हर चैप्टर में बेसिस ऑफ चार्ज होगा। मतलब बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? किस बेसिस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होती है उस पर्टिकुलर इनकम की। ठीक है, किस बेसिस पर जो उस हेड में इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वो किस बेसिस पर? एनुअल वैल्यू बेसिस पर, एनुअल वैल्यू बेसिस पर चार्जेबल होगी। हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो है वो एनुअल वैल्यू बेसिस पर टैक्सेबल होगी। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। मतलब अगर एक इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आप लाना चाहते हो, मतलब एक इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होने से पहले उसको दो शर्तों से गुजरना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंडर एक इनकम को चार्जेबल करने के लिए आपको पहले दो शर्तें देखनी पड़ेंगी, दो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो इसका मतलब है ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगी। ठीक है जी, पहली शर्त ये है प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनेंट। अब लैंड अपॉर्चुनेंट क्या होता है? रिलेटिंग टू समथिंग रेलिवेंट। जैसे कि कहते देयर टू पहली शर्त तो ये है प्रॉपर्टी जो है, मतलब आपको जो रेंट आना चाहिए वो प्रॉपर्टी से आना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी आपकी बिल्डिंग हो सकती है या लैंड अपॉर्चुनेंट। अब आपको अब देखिए क्लियरली बोला कि जो रेंट है वो किससे आना चाहिए? प्रॉपर्टी से आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला शुरुआत में ही पहली लाइन में ही बोल दिया मैंने आपको कि जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है उसमें सिर्फ रेंटल इनकम आती है। अब रेंटल इनकम तो मैंने आपको बोला किसी भी प्रॉपर्टी से आ सकती है। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है ना। प्रॉपर्टी आप फर्नीचर को भी प्रॉपर्टी बोलते हो क्या? फर्नीचर प्रॉपर्टी नहीं होती क्या? प्लांट एंड मशीनरी प्रॉपर्टी नहीं होती क्या? कोई इक्विपमेंट वगैरह है आपके पास, लैपटॉप वगैरह है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कारीगर है कोई, है ना, हाथ के हुनर वाला, तो उसने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं जिससे वो मान लीजिए कारपेंटर लगा लीजिए, चाहे आप अपना कोई भी अपना लाइन का बंदा लगा लीजिए, उसने अपने जो इक्विपमेंट्स हैं वो किसी और को दे दिए। ठीक है, उस कहा कि भाई यार मेरे को काम करना है कहीं, ठीक है, तो काम करके मैं तेरे को पकड़ा दूंगा। वो कहता नहीं भाई मेरे पैसे लगे हुए, तेरे को इतना रेंट, इसके अमाउंट, इतनी अमाउंट देनी पड़ेगी। अब ये जो इक्विपमेंट्स के ऊपर जो रेंटल होगा, जैसे मान लीजिए
कोई भी, अब मान लीजिए कोई बिजनेस एंटिटी है, जैसे आपने, हाँ आपने देखा होगा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वो होती हैं शॉप्स, आपने देखा होगा यहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल जहाँ पे मिलता है वहाँ पे आपने देखा होगा पौड़ी। पौड़ी मतलब, पौड़ी बोलते हैं पंजाबी में, सीढ़ी हिंदी में, है ना, सीढ़ी जो होती है, और घोड़ी रेंट में मिलती है वहाँ पर, है ना। क्योंकि मान लीजिए आपने कोई रूम कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने मिस्त्री बुलाया, ठीक है, तो उसने सीढ़ी चाहिए, उसको घोड़ी चाहिए, है ना, ऊपर काम करने के लिए, मान लीजिए तो हाइट में काम करने के लिए। अब परचेज थोड़ी ना करोगे 15 दिन के लिए, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन महीने का काम है, तो आप उसको परचेज थोड़ी ना करोगे, क्या करोगे, रेंट पे ले आओगे, है ना। अब वो जो बंदा बिजनेस कर रहा है वो तो बिजनेस कर रहा है ना, उसका काम ही यही है, घोड़ी घोड़ी वगैरह रेंट पे देता है ना। अब वो ये जो रेंट है ये उसका बिजनेस इनकम है, क्योंकि उसका काम ही यही है, उसका काम ही यही है ना। उस बंदे का एक्चुअली में काम ही यही है, इक्विपमेंट्स वगैरह आगे रेंट पे देना। एक होता है बिल्डिंग से जो रेंट आ रहा है, एक आता है लैंड से जो रेंट आ रहा है। अब देखिए बिल्डिंग के साथ इन्होंने जोड़ दिया लैंड अपॉर्चुनिट। अब देखिए बिल्डिंग तो समझ आती है, बिल्डिंग क्या है, जिस घर में आप बैठे हो, है ना, जहां आप रहते हो, जहां आप बिजनेस करते हो, चाहे फैक्ट्री है, ऑफिस है, घर है रहने वाला, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है। बिल्डिंग का मतलब जहां पर चार दीवारी बनी हुई है, ठीक है, प्लस सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, पानी की, लाइटिंग की, सीवरेज की, ठीक है, सब फैसिलिटी अवेलेबल है, वो क्या है, बिल्डिंग है। लैंड अपॉर्चुनिट क्या होता है, लैंड अपॉर्चुनिट तो उसके साथ जो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए घर है, उसके साथ जो लैंड जुड़ी हुई है, पार्क वगैरह मान लीजिए उसी का ही हिस्सा है, उस बिल्डिंग का ही हिस्सा है, ठीक है, तो वो लैंड अपॉर्चुनिटी में गिना जाता है। या फिर आप कह सकते हो, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा जो मंदिर वगैरह पे खास करके होते हैं, मंदिर या गुरुद्वारों में आपने देखा होगा जो हॉल टाइप से बने होते हैं, हॉल बने होते हैं, है ना, वो लोग उस हॉल को पूरा एक चारों तरफ से बना होता है, ठीक है, लेंटर लूंटर सब कुछ डला डला होता है, पानी की फैसिलिटी होती है वहाँ पर, देखा होगा आपने, ठीक है, सीवरेज फैसिलिटी भी होती है ना। तो उस, वो क्या है, वो काइंड ऑफ बिल्डिंग या लैंड अपॉर्चुनिटी का ही हिस्सा माना जाएगा। उसमें जो जुड़े हुए, मान लीजिए पार्किंग की जगह है, उसमें पार्किंग की जो जगह है वो भी लैंड अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब उससे जो रेंट आ रहा है, उससे जो रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा, अगर आपका बिजनेस नहीं है ना, अगर आपका बिजनेस नहीं है। इसके अलावा अगर आप लैंड से रेंट ले रहे हो, मतलब बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट के अलावा किसी से भी रेंट अगर आपको आ रहा है, इन इसको छोड़कर किसी से भी रेंट आ रहा है, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। वो या फिर पीजीबीपी में होगा, या फिर आईओएस में होगा, या फिर पीजीबीपी में, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा, ठीक है जी। जैसे कि आप लगा के चलिए, जैसे मैं इसकी बात कर रहा था, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंटिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, मटेरियल को जो उनके पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनको रेंट पे देते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि उनका काम ही यही है, ठीक है ना। और जैसे मैं एक एग्जांपल मैंने और बोली कि आपको, कि एक मिस्त्री है,
उसने क्या किया, जो भी उसके पास इक्विपमेंट्स थे उसने किसी बंदे को, इंडिविजुअल को 2-4 दिन के लिए, मान लीजिए वो बाहर गया तो क्या उस दूसरा बंदा कहता है यार मेरे को दे दे, ठीक है, तो मैं कहीं पे अपना दिहाड़ी लगा लूंगा। तो इस ये 2-5 दिन मान लीजिए उसको जो भी रेंटल इनकम आई तो वो कहाँ चली गई, आईओएस में चली गई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसका कोई मेन बिजनेस नहीं था। और दूसरी चीज, ना ही ये मकान से रेंट, बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, ना लैंड अपार्टमेंट से। ठीक है जी, ये है जी रेंटल इनकम की कहानी। पहली शर्त, रेंट जो है प्रॉपर्टी से आना चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है, बिल्डिंग या लैंड अपार्टमेंट। नंबर 2, प्रॉपर्टी शुड बी द ओनर, असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो रेंट लेने वाला बंदा है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। रेंट लेने वाला बंदा उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। ठीक है, रेंट लेने वाला बंदा उस प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। मालिक का मतलब यहाँ पर, मालिक का मतलब यहाँ पर लीगल ओनर भी है प्लस डीम्ड ओनर भी है, प्लस बोल रहा हूँ मैं, लीगल ओनर प्लस या और बोल सकते हो, है ना। ठीक है, प्लस इसलिए बोल रहा हूँ मतलब दोनों है, लीगल ओनर भी हो सकता है और डीम्ड ओनर भी प्रॉपर्टी का मालिक माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी डीम्ड ओनर, अभी हम पढ़ेंगे डीम्ड ओनर की पूरी लंबी चौड़ी डिटेल है। ठीक है, ओनर, अब एक बंदा रेंट रिसीव कर रहा है, अब एक बंदा रेंट रिसीव कर रहा है। रेंट किससे रिसीव कर रहा है, बिल्डिंग से। और वो जो बंदा है, इंडिविजुअल है, वो क्या है, उस प्रॉपर्टी का मालिक है, बिल्कुल ओनर या डीम्ड ओनर है। तो फिर ये जो रेंटल इनकम होगी उसकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल हो जाएगी। नंबर 1, उसकी ये जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्जेबल हो जाएगी। नंबर 1, मान लीजिए रेंटल इनकम है, बिल्डिंग से ही है, बट वो लीगल ओनर नहीं है। लीगल ओनर का मतलब क्या होता है, जिसका कागजों में नाम बोलता है, डॉक्यूमेंट्स में कागज सॉरी, डॉक्यूमेंट में उसका नाम है, वो लीगल ओनर होता है। कागजों में जिसका नाम है वो लीगल ओनर है। ठीक है, तो वो लीगल ओनर नहीं है। ठीक है, नॉट ए लीगल और डीम्ड ओनर। डीम्ड ओनर आगे बता देता हूं। तो फिर ये इनकम जो है वो कहीं पर भी जा सकती है, आईओएस में भी जा सकती है। अब नॉट ए ऑनर या डीम्ड ओनर से मतलब क्या हो सकता है मान लीजिए आप, आपकी प्रॉपर्टी ये लेट आउट थी। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी खुद किराए पे ली हुई थी, आपने सब लेटिंग करी हुई है। सब लेटिंग समझते हो ना, किराए पे लेकर आगे दे देना, तो ऐसे कई लोग करते ही हैं। ठीक है जी, तो किराए पे लेकर आगे सब लेट करी हुई है, तो वो बिल्डिंग तो थी, रेंट भी था, पर आप उस बिल्डिंग के मालिक नहीं थे। तो फिर आईओएस या पीजीबीपी हेड में चली जाएगी, आईओएस या पीजीबीपी हेड में चली जाएगी। ठीक है जी, चलिए अब और ज़्यादा एक्चुअली में विस्तार में चर्चा करते हैं इसके ऊपर। द इनकम अर्नड बाय द असेसी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, काम ही क्या है, किराए पे देना, है ना, बिल्डिंग किराए पे देने का। ऑन रेंट वुड बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया एग्जांपल के थ्रू। अगर आपका मेन काम ही यही है, आप किराए पे देते हो, आप बिल्डिंग को किराए पे देते हो, ठीक है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम में जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में। अब इसकी एग्जांपल बड़ी अच्छी है, आपने बहुत जगह पे अपने आसपास शहर में कहीं भी देखा होगा, क्वार्टर वगैरह, कई लोग क्या करते हैं, मान लीजिए उनके पास लैंड पड़ी हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए
एक मकान में इतने सारे क्वार्टर बना लिए, क्वार्टर बना के आगे लेट आउट कर दिया, ठीक है। अब क्या वो बिल्डिंग से किराया आ रहा है? जी हाँ, बिल्डिंग है जो किराया जिससे आ रहा है। क्या रेंट है, इनकम रेंट है? बिल्कुल रेंट है। नंबर 2, क्या वो किराया रेंट बिल्डिंग से आ रहा है? जी हाँ, बिल्डिंग से आ रहा है। नंबर 3, क्या किराया रिसीव करने वाला मालिक है? हाँ, मालिक है। तो फिर यहाँ पर फिर भी पीजीपी हेड में जाएगी, क्योंकि ये उसने बिजनेस बना रखा है यार। हाउस प्रॉपर्टी हेड, अब उसने इतने सारे मान लीजिए 20-25 क्वार्टर बना लिए, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कैसे चली गई? इतने सारे क्वार्टर उसने बना लिए, आपके सामने मैंने 12 क्वार्टर मान लीजिए बना दिए, है ना। तो अब 12, 15, 20 ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो उसमें, फिर पीजीपी हेड में चले जाते हैं, क्योंकि आपने बिजनेस क्रिएट कर लिया इसको, इस चीज को बिजनेस क्रिएट कर लिया। वैसे तो एक्चुअली में आपका सीए खुद ही आपको सलाह दे देगा कि भाई इसको आप क्या करो, इसको आप बिजनेस में ही कन्वर्ट कर दो, है ना। इसको आप बिजनेस में ही कन्वर्ट कर दो। कारण क्या है बिजनेस में कन्वर्ट कर दो? क्योंकि जब आप बिजनेस में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको बहुत सारे एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाएंगे, है ना। एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाएंगे, इसीलिए एक्चुअली में इसको हम बिजनेस में ही कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं इनकम जो अर्न हुई है, अगर आप एंगेज हो बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो फिर ठीक है, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगी, पीजीपी हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय असेसी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस ऑल्सो। अब जरा ध्यान से सुनना, कहते हैं एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विल बी चार्ज अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी वेयर इट इज हेल्ड बाय असेसी एज स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ ए बिजनेस ऑल्सो। मान लीजिए एक बंदा है, एक मान लीजिए डीलर है कोई, वो प्रॉपर्टीज खरीदता है ना, जहाँ पे सस्ते अपना उनको सही कंफर्टेबल लगते हैं, तो आगे फिर वो बिजी सेल मतलब सेल कर देते हैं। तो उनके पास मान लीजिए 4 प्रॉपर्टी पड़ी थी, 4 प्रॉपर्टी पड़ी थी, बिक मान लीजिए उनमें से 2 लग रहा है कि बिक नहीं रही, अभी सही प्राइस मिल नहीं रहा, तो उन्होंने ज़्यादा बेटर इसी में समझा कि भाई इसको क्या करते हैं हम लोग, होल्ड करते हैं अभी, ठीक है, और थोड़ी दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए, 6-8 महीने के लिए, साल के लिए लेट आउट कर देते हैं। जो किराया आ जाएगा जी, ठीक है, किराया आना कुछ तो आएगा, उससे रिकवरी होगी, ठीक है। जब गाहक निकलना शुरू होगा, कस्टमर आएगा, इसका बेच देंगे भाई, बिंदी लिपस्टिक लगा के मकान को, है ना, मेकअप मुकअप करके उसका बेच देंगे। अब उस बिल्डिंग से जो किराया आ रहा है, रेंट आ रहा है, पहली बात बिल्डिंग है, जी हाँ है। दूसरी चीज बिल्डिंग से रेंट लेने वाला बंदा क्या उस बिल्डिंग का मालिक है? बिल्कुल मालिक है। तो जब दोनों शर्तें पूरी हैं, ना ही इसका मेन क्या बिजनेस किराए पे देने का है? बिल्कुल नहीं सर, किराए पे देने का कहाँ बिजनेस है। बिजनेस तो उसका बेचने का है, प्रॉपर्टी को बेचने का है, किराए पे देने का बिजनेस थोड़ी ना है ना, किराए पे देने का बिजनेस थोड़ी ना। इसीलिए जो रेंटल इनकम यहां पर आएगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी रादर देन किसी और हेड में, ठीक है जी, बिजनेस इनकम में नहीं जाएगी। क्योंकि क्योंकि उसका जो मेन बिजनेस था, अगर आपका मेन बिजनेस किराया रेंटल इनकम अर्न करने का है, फिर आप पीजीपी में जाओगे। एक और एग्जांपल दे देता हूं, ये आपने जरूर सुनी होगी। अब जो लोग, जैसे अब तो ऑनलाइन का काफी पिछले काफी सालों से ट्रेंड हो गया, 2-3 साल से, 4 साल से, ठीक है। आपने आज से देखा होगा बहुत सारे, जैसे बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, पुणे जैसे, कलकत्ता जैसे शहरों में लोग दूसरे शहरों से स्टूडेंट आके वहां पर पढ़ने के लिए, या फिर मान लो इधर हम लुधियाने की बात कर लें,
लुधियाना में ही अगर मैं आज से 3-4 साल पर 2019 तक की बात करूं, 2019 तक की बात करूं, हमारे पास हिमाचल से, फिरोजपुर, मतलब पंजाब के अंदर बहुत सारे शहरों से बच्चे आते थे, ठीक है। वो यहाँ पर आके पास आसपास पीजी में रहते थे, जहाँ हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है कृष्णा नगर आरती चौक के पास लुधियाना में। वहाँ पे अपने जो बच्चे आए हुए हैं हमारे, वहाँ पर विजिट किया, वो उन्होंने वहाँ पर देखा होगा, वहाँ पे बहुत सारे पीजी बने हुए हैं, लोगों ने अपने घरों के अंदर ही बनाए हुए हैं पीजी वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस हैं आसपास। 2-3 किलोमीटर के दायरे में देखोगे लुधियाना के जितने भी ऑलमोस्ट कॉलेजेस हैं, उसी 2-3 किलोमीटर के दायरे में ही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर लगा लो, मैक्स टू मैक्स, मतलब 5 किलोमीटर आप गोल गोल घूम लो हमारे सेंटर से, तो आपको सारे लुधियाना के कॉलेजों के दर्शन हो जाएंगे, ठीक है जी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, वहाँ पर लोगों ने, पता है स्टूडेंट्स आते जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पीजी में उन लोगों ने पीजी बना रखे हैं, स्टूडेंट रहने आते हैं, ठीक है, मंथली मान लीजिए 10 रूम बना दिए, किसी ने 5 रूम, किसी ने 20 रूम बना दिए, तो वहीं पर ही कई लोग फूड भी प्रोवाइड कर देते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा पीजी में फूड तक भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सब कुछ वहीं पर ही बच्चे को आपको, है ना, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से। अब कई बच्चे आते थे कहते थे जी बिना एसी के नहीं रह सकते, तो उसी हिसाब से हम अपना रेफ बता देते थे कि हाँ भी आसपास यहाँ पे ये वाला है ना, या बच्चे खुद ही ढूंढ लेते हैं तो अपनी नीड के हिसाब से। तो अगले फैन देते हैं, कूलर भी देते हैं, एसी भी फैसिलिटी देते हैं, रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटी, अपना बेड वगैरह हो गया, है ना, रेफ्रिजरेटर, मतलब सब कुछ फैसिलिटी बच्चे को मिल जाती है। अब उसके लिए वो किराया चार्ज करेंगे। अब ये जो किराया चार्ज कर रहे हैं, ये जो इतनी सारी फैसिलिटीज अमेनिटीज आपको दे रहे हैं, उसके लिए जो चार्ज करेंगे अमाउंट, उसके लिए जो रेंट चार्ज करेंगे, वो उनके पीजीबीपी हेड में जाएगा, है ना, पीजीबीपी हेड में जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेन धंधा बिजनेस बना रखा है, काम बना रखा है, तो उससे जो कमाई आएगी, बिजनेस इनकम, सारे खर्चे उनके क्लेम हो जाएंगे उसी के अंदर, है ना, सारे एक्सपेंडिचर क्लेम हो जाएंगे, सब कुछ क्लेम हो जाएगा, ठीक है जी। तो कुल मिला के क्या क्या हो गया, अगर आप अगर लेटिंग आउट के बिजनेस में एंगेज हो, ठीक है, लेटिंग आउट के बिजनेस में एंगेज हो, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका पीजीपी हेड में ही जाएगा। अगर आपके पास स्टॉक इन ट्रेड के तौर पे कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, वो आपने सब लेट आउट कर दी है, तब आपकी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगी, ठीक है जी। कंपोजिट रेंट, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, इसको अभी के लिए फॉर द टाइमिंग थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। पहले मैं आपको बताता हूं डीम्ड ऑनर। जैसे हमने बोला कि भाई रेंटल इनकम जो आ रही है वो किससे आ रही है, ऑनर या डीम्ड ऑनर से, ठीक है, ऑनर या डीम्ड ऑनर से, ठीक है। ऑनर तो बता दिया मैंने, लीगल ऑनर कौन होता है, अब बता देता हूं डीम्ड ऑनर, ठीक है। डीम्ड ऑनर में सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1, प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू स्पाउस, स्पाउस क्या होता है जी, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर करी है स्पाउस को या फिर माइनस चाइल्ड। मान लीजिए मेरे केस में, मान लीजिए मैंने अपनी वाइफ को या अपनी गुड़िया को, डॉटर को, माइनर चाइल्ड, ठीक है, मेरी डॉटर ही है, तो मैं उसी की एग्जांपल लेता हूँ। तो मैंने क्या किया जी, मान लीजिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपनी इस वाइफ को या अपनी माइनस चाइल्ड को, डॉटर को। तो इस केस में ट्रांसफर जो किया है मैंने, इंडिविजुअल ने, टू स्पाउस, वाइफ और माइनर चाइल्ड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन, पैसे लिए बिना, बट नॉट इंक्लूडिंग अरेंजमेंट ऑफ एग्रीमेंट और लिविंग अपार्ट एंड ट्रांसफर टू माइनर मैरिड डॉटर। दो केस में नहीं होनी चाहिए। दो केस में क्या नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्रीमेंट टू लिव इन अपार्ट समझते ही हो, डाइवोर्स, डाइवोर्स हुआ, डाइवोर्स के
अपना डिसीजन आया, कोर्ट ने बोला कि इतनी प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी अपनी वाइफ को। ठीक है जी। अब वो प्रॉपर्टी जब एग्रीमेंट टू लिव इन अपार्ट हुआ है, लिविंग इन अपार्ट हुआ है, तो मैंने मान लीजिए अपनी जो वाइफ थी उसको दिया, ठीक है, बिल्डिंग दी, जो प्रॉपर्टी दी वो अब उनकी हो गई, मेरी कैसे रह गई, है ना, अलग ही हो गए, जब सेपरेशन ही हो गया जब। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सबसे महंगा तलाक हिंदुस्तान का, ठीक है, ऋतिक रोशन और जो उनकी वाइफ थी, मेरे ख्याल से शायद सुजैन नाम था लड़की का, शायद 500 या 600 करोड़ मैंने सुना, शायद हो सकता है गलत भी हूँ अमाउंट, पर ये चीज़ कंफर्म है कि सबसे महंगा तलाक उसी का हुआ था। ठीक है, अब उस बंदे ने, ऋतिक रोशन ने सुजैन को जो प्रॉपर्टी दी, अब उससे उसको जो इनकम आएगी, ऑनर इनकम तो चलो छोड़ो, साइड पे रखते हैं अब इनकम की बात को, अब उसकी जो एक्चुअली में उसको ऑनर माना जाएगा। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी देखा जाए, लीगल तो कौन हो गई, वाइफ, उस जो पहले वाइफ थी ऋतिक रोशन की है ना, सुजैन, तो सुजैन अब प्रॉपर्टी की मालिक हो गई। अब वो तो गया जी, साइड हो गया बंदा, ऋतिक रोशन तो साइड कर दिया, है ना, तो वो मालिक हो गया। उसके बाद माइनर मैरिड डॉटर, जब आपने शादी करी दी लड़की की, ठीक है, 16 साल की, ठीक है जी, बच्ची की शादी कर दी, 17 साल की बच्ची की शादी कर दी, तो अब वो पेरेंट्स से, फादर से अलग हो गई, है ना, तो फिर वो उसके हस्बैंड की, या फिर हो सकता है मुंडा भी जवाक ही होवे, है ना, लड़का भी न्याना ही होवे, वो भी बिलो 18 ही हो, क्या पता। तो उस केस में जिसकी भी अपना हो गई वो सेकेंडरी है। मतलब कहने का क्या है, इन शॉर्ट में बताता हूँ, समरी क्या है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है इंडिविजुअल ने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को। ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है इंडिविजुअल ने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को। ठीक है, विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन, विदाउट मॉनिटरी कंसिडरेशन। अब डीम्ड ऑनर कौन होगा, बेशक कागजों में किताबों में डॉक्यूमेंट में नाम चढ़ा हुआ है किसका, बच्चे का, मेरी गुड़िया का या मेरी वाइफ का, पर डीम्ड ओनर मैं ही हूं। कारण साफ है, विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन मैंने प्रॉपर्टी बेची है, ना ही तलाक हुआ है, ना ही माइनर मैरिड डॉटर को दी है, तो बात खत्म हुई। अब इसमें 3 बना सकते हो आप, अगर कंसिडरेशन लेके ट्रांसफर करी है तब भी ओनर वही होगी, वाइफ ही होगी। डिवोर्स वाला केस समझ ही गए आप, माइनर मैरिड डॉटर वाला केस वो भी समझ ही गए। ठीक है, तो कुल मिला के हुआ क्या, इन 3 केसेस में ऑनर सामने वाला होगा, बाकियों में नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में इंडिविजुअल जो होगा, मतलब वही क्या होगा, डीम्ड ऑनर होगा। बेशक किताबों में नाम, कागजों में नाम माइनर चाइल्ड का चढ़ा हुआ है या स्पाउस का चढ़ा हुआ है, वाइफ का, बट डीम्ड ऑनर कौन होगा, इंडिविजुअल होगा। दूसरा, इफ इंडिविजुअल ट्रांसफर कैश टू द स्पाउस, इंडिविजुअल निकला चालाक, उसने क्या किया, कैश ट्रांसफर किया स्पाउस को, वाइफ को, स्पाउस ने परचेज किया हाउस प्रॉपर्टी, देन ऑनर विल बी द स्पाउस, वाइफ ऑनर होगी कब, बट इनकम फ्रॉम दिस हाउस प्रॉपर्टी इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफर मतलब इंडिविजुअल। इसमें भी देखा जाए इंडिविजुअल को रगड़ दिया, इस केस में भी इंडिविजुअल को रगड़ दिया। कैसे, उन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल ने मैंने अपनी वाइफ को दिए पैसे, इंडिविजुअल चालाक बनने की कोशिश कर रहा था। क्या चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, पैसे उसके, ये पैसे का बैग है, ये सारा पैसा किसका है, इंडिविजुअल का, मैंने चक्के पकड़ा दिया वाइफ को। अब वाइफ ने बिल्डिंग परचेज करी, उसको पकड़ा दिया। ठीक है, कागजों में नाम चढ़ गया किसका, स्पाउस का, वाइफ का चढ़ गया। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई पैसे, सीधा ही आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर करी नहीं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी, यहां पर तो आपने कैश ट्रांसफर किया है। ठीक है, अब कैश के आपको पता है किसी भी तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अब हुआ क्या,
वैसे तो कहते हैं ऑनर भी वही है, स्पाउस है, डीम्ड ऑनर भी वही है, पर इनकम जो है, इनकम जो है वो टैक्सेबल वापस मेरे हैंड्स में होगी। अदरवाइज मेरी वाइफ को, अब आप सोच रहे होगे, क्वेश्चन मन में दाग रहे होगे मेरे लिए कि सर डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा, डिपार्टमेंट को सपना आएगा कि पैसे सर आपकी वाइफ के नहीं थे, आपके पैसे थे। अब आप एक आपको एग्जांपल देता हूं, करनाल की है एग्जांपल ये। कोई मेरे कजन है, वो बात कर रहे थे। एक्चुअली में ऐसे अपने आपको पता है अपने शहर में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, लुधियाना शहर में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो खाने पीने का बिजनेस करते हैं। जैसे अपने उधर चौड़े बाजार में एक नाम सुना होगा, पंडित जी परांठे वाला, ठीक है। अब वो पंडित जी परांठे वाले बहुत पुराने, बहुत तगड़े फेमस हैं। रात को मतलब 11-12 बजे के बाद वहाँ पर रश पड़ना शुरू होता है, कस्टमर 10-11 बजे के बाद आना शुरू होते हैं। असली रश होता है रात के 3-4-5 बजे। आप मानोगे नहीं, इमेजिन नहीं करोगे, वहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी होती हैं रात के 3-4-5 बजे, क्योंकि दिन में वहाँ पर ट्रैफिक इतना होता है, छोटी छोटी सी गलियाँ हैं, ठीक है। अब उसी बंदे ने, पंडित जी परांठे वालों ने, लुधियाना की जो सबसे मेन जगह है फिरोज गांधी मार्केट, फिरोज गांधी मार्केट में आज से 4-5 साल पहले वहाँ पर अपनी यूनिट ब्रांच खोली है, लगा लो। अब ऐसे ही करनाल की एग्जांपल लेने लगा हूं, एक बंदा था छोले भटूरे वाला, छोले कुलचे वाला, सॉरी छोले कुलचे वाला था बंदा। वो बात कर रहे थे कजन मेरे, कहता है कि भाई वो बंदा इतना तगड़ा काम है ना, मतलब हद से ज्यादा, सिर्फ रेडी टाइप सी है, ठीक है। अगर जो बंदा इधर लुधियाना में पंडित जी परांठे वाले के पास गया हुआ है, वो समझ लीजिए उसी टाइप का, समझ लीजिए उस जो उधर है चौड़े बाजार वाली टाइप में जो एरिया में जो है, वहां पर अगर आप देखोगे छोटी सी शॉप है, बिल्कुल बहुत ही लिमिटेड। आप कह नहीं सकते कि यार ये बंदा इतना फेमस हो सकता है, ठीक है, और इतना पैसा हो सकता है। वाकई सच्चाई है, बहुत बहुत तगड़ा बिजनेस है उनका। अब ऐसे ही उस बंदे ने क्या किया, जिसमें छोले कुलचे वाले की बात कर रहा हूँ, उस बंदे ने बाकी तो कैश, क्योंकि आपको पता है इनका सारा बिजनेस टोटली कैश में होता है, टोटली बिजनेस कैश में होता है। ऐसे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना खाने पीने वाले, सबसे कहते हैं, आपने शायद सुना होगा, अगर आप कोई जानता है या कोई बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, वहाँ पे कहते हैं सबसे ज़्यादा जो करोड़पति आपको दिखेंगे ना, जो ऐसे बिजनेस करने वाले हैं, वो पानीपुरी बिजनेस वाले होंगे, पानीपुरी वाले होंगे, ठीक है ना, भेलपूरी पानीपुरी ऐसे बिजनेस करने वाले। क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ों में मार्जिन है ना, बिजनेस प्रॉफिट है, वो कहीं पर भी नहीं है इतना। तो एक्चुअली में जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, वो बंदा कहते हैं, उस बंदे ने क्या किया, सारा बिजनेस कैश में ही है, तो बिलिंग बुलिंग तो कुछ करते ही नहीं। तो वो बंदा पकड़ा कैसे गया, वो बंदा पकड़ में आ गया। उस बंदे ने क्या हुआ, गलती ये कर दी, 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी एक्वायर करी, और बिजनेस दिखा रखी है साल की कितनी, 2.5 लाख 3 लाख रुपए। टैक्स देता है जीरो, इनकम टैक्स जीरो, इंडायरेक्ट टैक्स जीरो। अब एक बंदे कहते हैं ना, अफवाह तो घूमी रही, हवा तो घूमी रही होती है, इस बंदे का बिजनेस है, सबको पता होता है पूरे शहर में। जैसे मैं बोल रहा हूँ पंडित जी परांठे वाला, ठीक है, सबने सुना हुआ है जी, जो लुधियाना वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोगों ने जो खाने पीने के शौकीन हैं, ठीक है, सुना हुआ होगा जरूर। अब अफवाह तो उड़ती है ना, एक बंदे ने, देखो खुद सोचो, छोटे से बहुत पुराने अपना, मतलब वहाँ पे पहले जो शॉप्स का रेट होता था इतना ज़्यादा नहीं होता था कॉस्टली। अब जो बंदे ने, उस बंदे ने आलू के परांठे, पनीर के परांठे बेचते बेचते वो बंदा फिरोज गांधी मार्केट की मेन एंट्री पे जाके उसने शॉप ले ली, और आप देखोगे पूरा रेस्टोरेंट टाइप खोला, जबरदस्त, ठीक है। अब आप खुद सोचो उस बंदे ने कितना पैसा नोट छापे होंगे, है ना, ऐसी जगह पे जब बंदे ने जगह ले रखी है, तो मतलब छोटे से बिजनेस से, और टैक्सेबल इनकम कुछ भी नहीं। अब है क्या, उस बंदे के पकड़ा गया, पता लग गया, कैश कहाँ से आया भाई तेरे पास इतना, तेरी तो कमाई नहीं है। फिर वो सारी अगली पिछली हिस्ट्री निकाल लेते हैं, अगली पिछली हिस्ट्री निकाल लेते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, कितना है, वो फिर सारी
कहते हैं ना, दायरा घूम जाता है फिर A to Z। अब ऐसे ही कैश के थ्रू इंडिविजुअल ने कैश पकड़ा दिया वाइफ को। अब कहते हैं वाइफ के पास पैसे कैसे आए भाई, उसके पास तो कमाई नहीं है, उसने कहां से प्रॉपर्टी, इनकम, टैक्सेबल इनकम तो कुछ है नहीं। यहां पर कैसे वो कमा रही है, कैसे वो कमा रही है ना, तो उसके नाम की कोई रिटर्न नहीं है, उसके नाम की कोई इनकम नहीं है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये हुआ कि जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, कैश ट्रांसफर करता है स्पाउस को। बेशक बेशक प्रॉपर्टी का ऑनर स्पाउस ही मानी गई, पर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल ही होगी, इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल ही होगी। ठीक है जी। नंबर 3, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट। जैसे कई हमारे लुधियाना से थोड़ी सी आप आगे जाओगे तो फिलौर में एक महाराजा रणजीत सिंह का किला है। ठीक है, उस किले के साथ पीरों की मजार भी है और साथ साथ में पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ है वहीं पर ही। ठीक है, अब वो किसी की तो अपना जायदाद है ना, वहां पे ही महाराजा रणजीत सिंह का म्यूजियम भी बना हुआ है। तो वो सारी की सारी अगर प्रॉपर्टी देखोगे आप, इम्पार्टेबल स्टेट है। उस समय रजिस्ट्रियां थोड़ी ना होती होंगी यार, है ना, उस समय रजिस्ट्रियां थोड़ी ना होती होंगी। अब वो जो जायदाद है सारी की सारी इम्पार्टेबल स्टेट है। ठीक है, जिसकी कोई मतलब वो जो रह रहे हैं उन्हीं की है ना। उसको उनको जो वहां से मान लीजिए उनके कोई वाली वारिस है, वहां पे उनकी जो महाराजा रणजीत सिंह की खानदान से कोई भी बंदा है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पंजाब में जो एक्स सीएम थे हमारे, इससे पिछले जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाले का महाराजा कहलाता है बंदा वो। ठीक है जी, पटियाले का महाराजा। वो क्यों कहलाता है, क्योंकि एक्चुअली में वो फैमिली ऐसी से बिलोंग करता है ना। जो उनका किला वगैरह है, जो भी है उनके पास जायदाद है, वो मान लीजिए कोई ऐसी उसमें जायदाद ऐसी है जो कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है, कोई कागज वगैरह नहीं है ना, तो वो इम्पार्टेबल एस्टेट मानी जाती है। उससे जो रेंटल इनकम आ रही है, बेशक उनके नाम पे कागजों में नहीं है, लीगल ऑनर नहीं है, बट वो डीम्ड ऑनर माने जाएंगे, है ना, वो डीम्ड ऑनर माने जाएंगे। नंबर 4, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय माइनर मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी या एओपी। अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे क्या होता है, कई बारी कोई कई हाउसिंग डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। वो क्या करती हैं, अपनी जो जात या फिर कास्ट कह सकते हो, अपने रिलीजन से लगा लो, मान लो जैनी लगा लो, ठीक है, कोई और बिरादरी लगा लो, कोई भी लगा लो, ठीक है, वो लोग अपने लोगों के लिए, धर्म वाले लोगों के लिए वो क्या करते हैं, मकान वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि भाई जो अपना नीडी है, जो नहीं पे कर सकता, तो क्या है वो हमारी जो सोसाइटी के, ठीक है, अपना घर है उनमें वो रह सकते हैं। ठीक है, वो रह सकते हैं। ठीक है, तो वो अब देखा जाए, अब वो रह रहे हैं, बेशक कागजों में नाम उनका नहीं चढ़ा हुआ, बट वो डीम्ड ऑनर वही बने जाएंगे। ठीक है, जो मेंबर होंगे ना, जो रह रहे हैं मतलब, ठीक है, जिनको दिया गया मेंबर को ही देंगे, है ना, नॉन मेंबर को क्यों देंगे। वो कोई भी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन अपने मेंबर को देती है, ठीक है, तो वो उस प्रॉपर्टी का, उस बिल्डिंग का डीम्ड ओनर माना जाएगा। नंबर 5, ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड ए प्रॉपर्टी अंडर ए पावर ऑफ अटॉर्नी। मतलब आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई, पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे हो गई। पावर ऑफ अटॉर्नी जब आपके नाम पे है तो ऑनर भी आप ही मान लिए गए, है ना, तो आप ही ऑनर इनडायरेक्टली माने जाओगे, मतलब डीम्ड ऑनर आप ही हो गए, डीम्ड ऑनर आप ही हो गए। लास्ट है, ए पर्सन हु हैज एक्वायर्ड ए राइट इन बिल्डिंग अंडर सेक्शन 269 टू यूए क्लॉज एफ फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर, मतलब लीज। इसको आसान भाषा में समझना चाहो तो इसको आप कह सकते हो लीज। अगर आपने एक बिल्डिंग एक्वायर करी है
लीज पे, और वो लीज कितने साल की है? 12 साल की, कम से कम 12 साल की। तो जो दो पार्टी होती हैं लीज में, एक लेसर एक लेसी। लेसर लेसी, लेसर कौन होता है? ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। लेसी कौन होता है? किराएदार। ठीक है। अब इस केस में 12 साल की अगर लीज है, कहते हैं यार माना जाएगा ऑनर कौन? लेसी। किराएदार ही मालिक माना जाएगा किताबों में। ठीक है। तो लेसी ही क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है। अगर लीज पे प्रॉपर्टी बिल्डिंग दी है और लीज कितने साल की है? 12 साल की। ठीक है। लीज कितने की है? 12 साल की। तो फिर लेसी ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब डीम्ड ओनर खत्म हो गया जी। डीम्ड ओनर में ये कुल मिला के 6 केसेस थे। लीज वाला नंबर 1, नंबर 2 पावर अटॉर्नी, नंबर 3 प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी या एओपी टू इट्स मेंबर, टू द मेंबर होल्डर ऑफ इम्पार्टेबल स्टेट। नंबर 4 5 इंडिविजुअल ने ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी, कैश ट्रांसफर करा है, कैश से उसने प्रॉपर्टी खरीद ली। प्रॉपर्टी का बेशक ऑनर या डीम्ड ओनर आप बेशक किसी को भी मान लो, मतलब इंडिविजुअल को मान, वो स्पाउस को मान लो, पर इनकम टैक्सेबल होगी किसको? इंडिविजुअल को। और अगर इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है किसको? इंडिविजुअल ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है किसको? स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, तो इंडिविजुअल ही डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है। डीम्ड ओनर इंडिविजुअल माना जाएगा, एक्सेप्ट एग्रीमेंट टू लिविंग एंड अपार्ट और माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, अच्छा पॉइंट है काफी। प्रॉपर्टी शुड नॉट बी, अब ये डीम्ड ओनर का पॉइंट नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब जैसे मैंने बोला कि ये आउट ऑफ द बॉक्स है ये। ठीक है। मतलब डीम्ड ओनर का केस नहीं है ये। एक्चुअली में किसका केस चल रहा है? ये एक्चुअली में ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे कि भाई ये चीज़ें बी के बाद सी पॉइंट आगे आ गया है ना, कि भाई जो रेंटल इनकम है वो चार्जेबल टू हाउस प्रॉपर्टी नहीं होंगी। नंबर 1, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए ऑक्यूपाई की है तो उसको आप साइड पे उठा के फेंक दीजिए, वो हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में, कंप्यूटेशन में नहीं आएगी, आप उसको कंसीडर ही नहीं करोगे। अगर कोई प्रॉपर्टी बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बेशक आप उसका रेंट भी पे कर रहे हो ना, तब भी कुछ नहीं होगा उसका, उसको आप इग्नोर कर दोगे, हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में नहीं लेकर आओगे। ठीक है। नंबर 2, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज प्रोवाइड बाय द ओनर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस बट फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग द बिजनेस स्मूथली। जैसे आपने बहुत सारी फैक्ट्रियों में देखा होगा, फैक्ट्री ओनर क्या करते हैं, जो वर्कर उनके पास काम करते हैं उनको वहीं पर ही फैक्ट्री के साथ में आसपास में कोई अपना झुग्गी झोपड़ी या छोटे छोटे कमरे बना के दे दिए, या फिर उसी बिल्डिंग के दूसरी तीसरी मंजिल पे उनको क्वार्टर बनाने की इजाज़त, मतलब क्वार्टर बना के दे दिए और बोला, मान लीजिए उनसे 500 रुपये रेंट आपको देना है, ठीक है, आप यहीं पर ही खाना खुना बना के आराम से रहो यहीं पर ही। ठीक है। तो वो जो रेंटल इनकम आएगी वो उनकी बिजनेस इनकम होगी, उस फैक्ट्री की बिजनेस इनकम होगी। कारण उन्होंने किराया कमाने के लिए थोड़ी ना क्वार्टर बनाए हैं यार, फैक्ट्री वाले ने जो बिजनेस को, कि भाई ये बंदे जाएंगे आएंगे, फिर सुबह कभी लेट आएंगे, है ना, अगर मान लीजिए फैक्ट्री में ज़्यादा काम है तो उनको वहीं से ही ओवर टाइम करवा सकते हैं कि भाई वहीं पे खाना बनाओ, आ जाओ वापस, फिर दोबारा लग जाओ काम पे, है ना, उनको वहीं पर ही दोबारा काम पे लगा दिया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई उन्होंने, फैक्ट्री वालों ने, फैक्ट्री ओनर ने जो किराए पे जगह दी वो किराया कमाने के लिए नहीं दी, बिजनेस को अच्छे तरीके से स्मूथली रन करने के लिए दी।
ठीक है जी। इसीलिए ये जो किराया होगा ये बिजनेस इनकम माना जाएगा, ना कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ए फ्यू रूम्स प्रोवाइड बाय द ओनर टू द नेशनलाइज बैंक या पोस्ट ऑफिस या पुलिस स्टेशन या सेंट्रल एक्साइज ऑफिस या रेलवे स्टाफ को फॉर द पर्पस टू रन द बिजनेस स्मूथली। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे वाले हर रेलवे स्टेशन में आपको एटीएम मिल जाएगा, हर रेलवे स्टेशन में आपको पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा, हर रेलवे स्टेशन में आपको पुलिस चौकी दिख जाएगी, ठीक है, पुलिस चौकी दिख जाएगी, ठीक है, मतलब पुलिस चौकी दिख जाएगी। अब वो मान लीजिए बैंक है, बैंक ने एटीएम खुलवा रखा है और एटीएम बनाया हुआ है। अब उनको जो रेंट आ रहा है, उनको जो अब रेंट लेगी ना इंडियन रेलवे उनसे, अब वो रेंट बिजनेस कमाने के लिए थोड़ी, मतलब सॉरी रेंट कमाने के लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम के उद्देश्य से थोड़ी ना, इंटेंशन किराया अर्न करना थोड़ी ना था। तो इंटेंशन ये थी, हजारों लाखों लोग डेली रेलवे स्टेशन पे आते हैं जाते हैं, पैसे की तो जरूरत पड़ेगी उनको, है ना। तो कहते हैं आपको कस्टमर मिल जाएंगे, हमारे कस्टमर जो आते हैं उनको स्मूथली जो भी वहाँ पर टिकट वगैरह लेनी है उसके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो जाएगा, तो दोनों का धंधा अच्छे से चलेगा, बिजनेस अच्छे से चलेगा। तो इसलिए हम लोग जो ये जो इंडियन रेलवे है जो रेंटल इनकम लेती होगी वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं, बिजनेस इनकम है उसी के ही इंक्लूड हो जाएगी। उनका बेसिक बिजनेस नहीं है, उनका बिजनेस नहीं है ये, वो तो सिर्फ स्मूथली रन करने के लिए किराए पे जगह दे रहे हैं। ठीक है जी, ये सारे अब कौन कौन से हो गए। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए कोई रेंटल कोई प्रॉपर्टी यूज करते हो, ठीक है, उसको आप हाउस प्रॉपर्टी में हेड में नहीं लेकर आओगे। अपने स्टाफ को, कोई अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को क्वार्टर रेंट पे दे रखे हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए, तो जो रेंट आ रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं, बिजनेस इनकम में ही इंक्लूड हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यार सर पहले तो कह रहे थे कि बिजनेस इनकम मेन, अगर बिजनेस ही यही है तो बिजनेस इनकम में आएगा। यहां पर हाउस प्रॉपर्टी हेड में इसलिए नहीं आ रहा कि आपने रेंटल अर्निंग के पर्पज से थोड़ी ना दिया था, ये तो आपने वैसे ही अपने बिजनेस को चलाने के लिए, गाड़ी दौड़ाने के लिए, है ना, धक्का लगता रहे आराम से, उसके लिए ये जगह किराए पे दे दी थी, ठीक है ना। मेन बिजनेस थोड़ी ना किराए पे देने का, है ना। तो मतलब वो कहते हैं ना बिजनेस में इंसिडेंशियल एंसिलरी सभी एक्टिविटी आती हैं, वो क्या थी, इंसिडेंशियल एक्टिविटीज है। ये इंसिडेंशियल एक्टिविटी है कि भाई आपको बिजनेस करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना, हाथ पल्ला मारना पड़ता है। तो यही कुछ ही इंडियन रेलवे ने किया कि भाई वहां पर लड़ाई, जो लोग, अगर मान लीजिए पुलिस ना हो रेलवे स्टेशन में, तो आपको भी पता है जेब कतरे ऐसे तैसी फेर दें लोगों की, है ना, कि भाई वहां पर इतनी चोरी चकारी हो कि लोग डर के मारे, ठीक है ना, घुसा ही ना वहां पर। ठीक है जी, तो अभी तक हमारा बेसिस ऑफ चार्ज हो गया, डीम्ड ऑनर हो गया, ठीक है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी में इनकम नहीं आती वो हो गया, ठीक है, कौन कौन सी इनकम प्रॉपर्टी मतलब हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं आती।